या तो स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच आया हूँ। एक्चुअली मैं कहीं और किसी और रास्ते पे जा चुका था और बहुत दिनों के बाद आज फिर से मन किया, फिर से दिल किया कि आप लोगों के बीच आऊं और कोशिश करूंगा कि इस बार कंटिन्यू रहूं और जब तक एटलीस्ट आप लोगों का 11th फिनिश नहीं होगा तब तक आप लोगों के बीच रहूंगा। खैर, हम इससे पहले जो अपने कुछ वीडियो में जो है आप लोगों को रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने डाला था और उसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मैंने दी थी जितना मुझे आता था। खैर, अब जो हम उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि टॉप 10 क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जो है ना टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और ये टॉप 10 क्वेश्चन कौन सा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार, खास करके जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल है हमारा, दोनों का मास m है। दो पार्टिकल है, दोनों का मास m है। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ d डिस्टेंस मूव करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ d डिस्टेंस मूव करता है, यानी कि इस पार्टिकल को हमने पुश किया और पुश करके d डिस्टेंस इधर की तरफ मूव करा दिया, तो दूसरे पार्टिकल को, इस वाले पार्टिकल को इसकी तरफ कितना मूव करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग ना आए। ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी हो जाएगा अगर हम दोनों का मास सेम ले लें। तो ऐसा हम करते हैं कि ये मास हमारा m है और ये मास हमारा सपोज 3m है। एक मास m है और दूसरा मास 3m है। m वाले मास को जो है ना d डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो 3m वाले मास को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ना पड़े। ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, वो हमारे पास फॉर्मूला है RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन टोटल मास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हमारे बॉडी का जो टोटल मास हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4m के बराबर। ठीक है, क्योंकि 1m प्लस 3m इज इक्वल टू 4m। तो यहां से अब हम इस चीज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर असल में क्या है ना कि ये सारे के पोजीशन में हम कुछ चेंजिंग ला रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल है तो इसके पोजीशन में जो चेंजिंग आई है वो डी डिस्टेंस टुवर्ड्स द 3m है। तो और इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास में है कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। 3m के पोजीशन में क्या चेंजिंग होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस तरह से पोजीशन में या वेलोसिटी में चेंजिंग वगैरह का कोई क्वेश्चन होना, तो आप सिंपल एक काम करें कि इसमें जो चेंजिंग का क्या करते हैं, हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर या डी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी लगा दीजिए, यानी DRCM यानी डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म होता है, DRCM इज इक्वल टू M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन m, यानी कि कितना चेंजिंग हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ही ये है कि RCM यानी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब DRCM जो है वो बराबर है 0 के, इज इक्वल टू M1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का मास जो कि m के बराबर दे रखा है, m इंटू फर्स्ट पार्टिकल के पोजीशन में कितनी चेंजिंग हुई है तो d, तो m इंटू डी प्लस M2 यानी सेकेंड पार्टिकल का मास जो कि 3m है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 3m इंटू R2, हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस उसको चलाना पड़ेगा, वो हमें नहीं पता है। और अपॉन टोटल मास मतलब m प्लस 3m दैट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 4m। इस 4m को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 4m इंटू 0 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको बनेगा कि 0 इज इक्वल टू m। आप चाहे तो यहाँ पर एक कम और ये कर सकते हैं कि m इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको मिलेगा d प्लस 3r2 ऐसा कुछ। और इस m को भी इधर अगर ट्रांसफर कीजिएगा तो 0 अपॉन m कीजिएगा तो कुल मिला के 0 ही हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या d प्लस 3r2। यानी कि इस d को जब हम इधर लेके आएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा माइनस d इज इक्वल टू 3r2, यानी कि आप कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 3। ये माइनस में आने का मतलब ये है कि अगर D इस डायरेक्शन में है तो ये वाला जो चलेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा।
यानी फर्स्ट पार्टिकल अगर सेकंड पार्टिकल की तरफ चला है तो सेकंड पार्टिकल जो होगा वो फर्स्ट पार्टिकल की तरफ चलेगा, ये और कितना चलेगा तो वो -d/3 चलेगा, तब जाकर के इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार जो है ना मतलब जेई में खास करके पूछा गया है। खैर, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपका ये है कि टू masses of 4 kg and 3 kg are placed रखा हुआ है on a table ओके। दो मास है 4 kg का और 3 kg का, ये दोनों टेबल पे रखा हुआ है और कह रहा है कि इफ 3 kg is pushed towards 4 kg, 3 kg को 4 kg की तरफ पुस्ट किया जाता है by a distance of 3 meter, then what should be distance moved by 4 kg so that center of mass doesn't change। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टेबल है, उस पे 4 kg और 3 kg का दो मास रखा हुआ है और उसमें से कह रहा है कि 3 kg का मास जो है उसको पुश किया जाता है आपका 4 kg वाले की तरफ, और कितना पुश किया जाता है 3 मीटर तक। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 kg का मास कितना मूव करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और किधर की तरफ करेगा, ये भी आपको बताना है ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आए। सेम वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेंटर ऑफ मास का जो था वो हम लिखते थे क्या, DRCM। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो DRCM इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है m1dr1 प्लस m2dr2 अपॉन टोटल मास। ठीक है, यहां पर है कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर इसकी जगह हम रख देंगे क्या 0। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या m1dr1, फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है 3 और इसके पोजीशन में चेंजिंग कितनी आई है 3 मीटर, प्लस सेकंड पार्टिकल का मास कितना है 4, कितनी चेंजिंग आनी है हमें नहीं पता, इसको हम R2 ही मान के चलते हैं, अपॉन टोटल मास m। इसको इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के हमारा बनेगा 0 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 R2, यानी कि -9/4 इज इक्वल टू R2। यानी कि जिस डायरेक्शन में 3 kg वाला चला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 kg वाले को चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा -9/4 मीटर चलना पड़ेगा। इतना चलेगा तब जाकर के इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को कभी कभी देखिए और कैसे दे देगा, इस क्वेश्चन को कभी कभी दे देगा कि 4 kg सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड बाय 1 मीटर, शिफ्टेड बाय 1 मीटर in the direction of motion ही मान लीजिए, in the direction of the motion of 3 kg। जिस डायरेक्शन में 3 kg वाला मूव किया है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी 1 मीटर मूव कर जाना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या, DRCM इज इक्वल टू m1dr1 प्लस m2dr2 अपॉन टोटल मास। अगर सेंटर ऑफ मास को 1 मीटर शिफ्ट करना है जिस डायरेक्शन में 3 kg वाला शिफ्ट किया है, तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर अगर मूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। 1 इज इक्वल टू आपका क्या बन रहा है m1dr1, m1dr1 मतलब 3 इंटू 3 प्लस m2 आपका 4 है इंटू dr2 हमें नहीं पता है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए dr2 ही मान करके चलते हैं, अपॉन टोटल मास। टोटल मास यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7, कैपिटल M का मतलब है m1 प्लस m2 दैट इज 7। इस 7 को अब देखिए ये अब इधर आएगा तो इसको 0 नहीं बनाएगा, ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 4 dr2। ठीक है,
और कुल मिलाकर के अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 7 माइनस 9 करेंगे तो कुल मिला के -2 इज इक्वल टू 4dr2 हो जाएगा। और यानी कि ये आपका हो जाएगा -2/4 इज इक्वल टू dr2, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू dr2, या फिर -0.5 इज इक्वल टू dr2। यानी कि उस टाइम जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम में क्या था कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में सेकंड पार्टिकल को कितना था -9/4 मूव करना पड़ रहा था। जबकि इस बार क्या है कि सेंटर ऑफ मास 1 मीटर मूव कर जाना चाहिए, अपनी जगह से हट जाना चाहिए 1 मीटर, किसकी तरफ, जिस डायरेक्शन में स्मॉल यानी 3 kg वाला मूव किया उसी तरफ। तो वैसे सिचुएशन में dr2 यानी कि सेकंड पार्टिकल को जो मूव करना पड़ेगा वो -0.5 यानी कि जिधर की तरफ 3 kg वाला मूव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा 0.5 मीटर के इक्वल। ठीक है ना। खैर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका, और इस तरह से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको आप उन सारे को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने बाहर से पुश किया था, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें जो मूवमेंट था उन सारे मूवमेंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी आ रहा था उसको हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो भी उसमें प्रोड्यूस हो रहा था मूवमेंट उसको हम देख रहे थे। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि सिस्टम में खुद सिस्टम के इंटरनल फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वगैरह पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई एक बोट है, ठीक, और ये बोट ऐसा है कि इस पे 2 बंदा बैठा हुआ है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मास मान लीजिए कि 60 kg है और इसका मास मान लीजिए कि 50 kg है, ठीक। और ये बोट जो है एकदम से, ये पानी जो है एकदम रुका हुआ है, रेस्ट में है, वाटर रेस्ट में है, और ये जो है मतलब ऐसा होता है कंडीशन कि ये पूरा रेस्ट में है, पूरी बोट रेस्ट में है। ये 60 kg वाले को मन करता है कि हम जाकर के 50 kg वाले के पास जाके बैठ के थोड़ा सा गप लड़ाए, तो ये क्या करता है कि यहां से चल पड़ता है 50 kg वाले की तरफ और जाकर के उसके सीट के पास जाकर के बैठ जाता है, ठीक। अभी देखिए एक चीज, और इसका कुछ भी बोट का लेंथ वगैरह कुछ भी दे देगा कि मान लीजिए कि इसका लेंथ 50 मीटर या मान लीजिए कि 5 मीटर ही है सपोज, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे देगा। अब ये क्या हुआ कि 60 kg वाला ये चल करके आया और यहाँ पे आकर के इसके बगल में बैठ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में क्या चेंजिंग आएगी, ये पता कीजिए आप। तो देखिए एक चीज याद रखना है, जब भी आपका कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम किया सिस्टम पे जो भी फोर्स है वो उसका खुद का इंटरनल फोर्स है, तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी है, ये जो बंदा खुद है वो सिस्टम के अंदर है, ये यहाँ से चल के यहाँ जाए या यहाँ से चल के यहाँ जाए, यानी कि जो भी फोर्स काम कर रहा है उस बोर्ड के ऊपर वो इंटरनल फोर्स है। और जब इंटरनल फोर्स काम करेगा तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी थी व्हाटएवर तो वो वही रहेगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा, तो सीधा आपको आंसर बता देना है क्या, 0। कुछ भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन फिर जाकर के यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा कि सर मास जब उधर बढ़ गया तो सेंटर ऑफ मास तो उधर खिसक जाना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, सेंटर ऑफ मास में हमने यही पढ़ा था कि जिधर मास ज्यादा उधर ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो भाई अभी 60 था, अभी इधर 50 था, इसको थोड़ा और आसान कीजिए। 60 की जगह अगर दोनों 50 होता तो आप सीधा क्या कहते हैं, 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो होगा 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। लेकिन या फिर अगर ये बोट की लंबाई 6 मीटर है तो आप कहेंगे कि 3 मीटर के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, दोनों के बीच में एकदम से मिडिल में। अब आप कह रहे हैं कि सर ये 50 kg वाला भी आके यहाँ बैठ गया, इधर पूरा खाली हो गया और इधर हो गया कितना 100, तो सेंटर ऑफ मास तो उधर की तरफ भाग जाना चाहिए, जिधर मास ज्यादा उधर सेंटर ऑफ मास। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझो अच्छा। समझने वाली बात इसमें यह है कि अभी 3 मीटर पे यहां पे सेंटर ऑफ मास है, ओके। अब क्या होगा कि जब ये 50 kg वाला इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो 50 kg वाला जब उधर की तरफ जाएगा तो ये बोट पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये बोट पीछे की तरफ खिसकना शुरू कर देगी, ठीक है। ये चीज समझो कि अगर ये बोट नहीं खिसकती पीछे
तो वैसे सिचुएशन में बिल्कुल ये सही था कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पहुंच जाता, कुछ ना कुछ इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता। लेकिन होता क्या है कि बोट पीछे की तरफ खिसकना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से खिसक करके बोट के लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पर आ जाता है, तो कुल मिलाकर के उसका पोजीशन यानी इतना डिस्टेंस जो है बोट आगे की तरफ खिसकेगी और सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे लाई करेगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना माइंड में रखना है कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं किया है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जहां पर था वहीं पर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है और ये ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे है, ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे ये मान लीजिए कि आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे एक्स वाई प्लेन है और उस प्लेन में, यानी उस प्लेन का मतलब है कि उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल है वो प्लेन। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है और यहां पर जो है ना एक पार्टिकल है, या फिर समझ लीजिए कि अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैं इंटरेस्टेड बना करके बोलता हूं कि मान लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो क्या होता है कि अजरबैजान जो है वो आर्मेनिया को बम से मारता है। ठीक, और अजरबैजान क्या करता है कि बम जब फेंकता है तो ये बम कुछ दूरी पे जाकर के ब्लास्ट होता है। ठीक, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई प्लेन में जा रहा था और वहां जाकर के वो बम ब्लास्ट होता है। जब बम ब्लास्ट होता है तो उसका दो पार्टिकल दो टुकड़ा में फट जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। जब दो टुकड़े में ब्रेक होता है तो एक जो था दो टुकड़ा बना, एक का मास होता है m/3। ठीक, इसका टोटल मास था कितना m। ठीक है, इस बम का टोटल मास था m, दो टुकड़े में बटा, एक आया आपका m/3 तो दूसरा का मास कितना हो जाएगा 2m/3। ठीक, कह रहे हैं कि अगर m/3 जहां पर बम फटा है वहां से y डायरेक्शन के अलोंग -15 मीटर की दूरी पर जाकर के या +15 मीटर की दूरी पर जाकर के आर्मेनिया के एक हेलीकॉप्टर को से टकराता है। ठीक, जो छोटा वाला m/3 वाला जो था ये जाकर के 15 मीटर की दूरी पर जाकर के एक हेलीकॉप्टर से टकराया है, जहां पर वो बम फूटा, बम विस्फोट किया है वहां से। तो आपको ये बताना है कि दूसरा वाला जो उस बम का जो दूसरा हिस्सा है वो कितना दूर गया होगा। जिस टाइम ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके उस हेलीकॉप्टर से टकराया होगा, उस टाइम दूसरा वाला जो ये वाला जो टुकड़ा होगा, हिस्सा होगा, वो कहां पर पहुंचा होगा और किधर पहुंचा होगा। ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा इधर उधर की बात हो गई, खैर। तो देखिए इसमें भी इस क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे कुल मिलाकर के तो यही है कि एक बम है, ये बम है। ठीक, और ये बम का विस्फोट हुआ है, एकाएक ये बम ब्लास्ट किया है। तो अगर ये बम एकाएक ब्लास्ट किया है तो कोई बाहर से उस बम के ऊपर फोर्स नहीं लगाया गया, उस बम का इंटरनल फोर्स है। और जब भी बम का इंटरनल फोर्स होगा तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। ठीक, और यहां पर जो भी अब एक और चीज देखिए कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स ही नहीं है। जो भी होगा वाई डायरेक्शन के अलोंग है, क्योंकि वाई के अलोंग यानी 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया सेकंड पार्टिकल या छोटा वाला पार्टिकल, तो बड़ा वाला भी वाई के अलोंग ही कवर करेगा। कितना कवर करेगा वो अभी हम जरा से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी मोशन हो रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाई के अलोंग हो रहा है। तो हम सीधा वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, YCM इज इक्वल टू M1 dy1 प्लस M2 dy2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, या फिर इसको हम टोटल मास भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनल फोर्स है, खुद के अंदर के फोर्स की वजह से ब्लास्ट हुआ है, बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया गया है। तो जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, यानी कि ये अभी भी 0 ही रहेगा बेचारा। ठीक, इज इक्वल टू M1 कितना मास है भाई, m/3 है पहले का, इंटू ये कितना डिस्टेंस कवर किया है 15 मीटर, 15 मीटर पे जाकर के एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है पकड़ के, प्लस सेकंड वाले पार्टिकल का मास है 2m/3
एंड ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें नहीं पता है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए dy2 ही मान के चल देते हैं, और अपॉन टोटल मास जो है उस बम का m है। ठीक, ये m आकर के इधर इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो इससे तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के हमारा, अच्छा ये 15 मीटर है, अभी इसको m नहीं लिखते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये m है या मीटर है या मास है। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देता है। खैर, तो ये m इधर आएगा तो इसको तो कुल मिलाकर 0 बना देगा, या फिर m कॉमन लेकर के भी आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी आपका ये हो जाएगा क्या, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यानी आप कुल मिला कैसे कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2/3 dy2। हमने दोनों का m कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब इसे हम m को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कुल मिला के ये 0 हो जाएगा, और 0 इज इक्वल टू हमारा बचेगा क्या, 5 प्लस 2/3 dy2। इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, -5 इज इक्वल टू 2/3 dy2। और इसको अब पूरे को जब हम इधर लाएंगे तो ये -5 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा dy2, यानी कि -15 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा dy2। यानी कि जिस डायरेक्शन में छोटा वाला पार्टिकल भागा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा वाला पार्टिकल जाएगा, और कितना जाएगा, -15/2, यानी कि -7.5 मीटर की दूरी कवर करेगा ये। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में पहला पार्टिकल उस बम का पहला हिस्सा बम का गया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा हिस्सा जाएगा। खैर, यहां तक ये चीज क्लियर है। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसकी वैल्यू, अच्छा कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि कोई दो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल है m और ये पार्टिकल है मान लीजिए कि 2m। ठीक है, और ये दोनों अपने म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जाहिर सी बात है मास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, या कोई चार्ज होगा तो उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मैग्नेट होगा तो वहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इस पूरे को आपको एक सिस्टम मान के चलना है। ठीक है, और ये पूरे सिस्टम में देखिए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी खुद का फोर्स है, अंदर से वो दोनों ने लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया गया। तो जब खुद के अंदर की तरफ से फोर्स लगाया जाएगा तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास के ना तो पोजीशन में कोई चेंजिंग होने वाली है, ना ही सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी में कोई चेंजिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये है और इससे म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसको मान लीजिए कि आप 3v वेलोसिटी से बढ़ता है और इसको मान लीजिए कि 4v वेलोसिटी से बढ़ता है। ठीक है ना, तो वैसे सिचुएशन में आप ये बताइए साहब कि इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो सीधा VCM की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर खुद के अंदर के फोर्स की वजह से दोनों में वेलोसिटी मिली है दोनों को, तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। ठीक है ना, सॉरी अगर वो रेस्ट में इसमें एक चीज मैंने गलत कहा, अगर वो स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो वो वेलोसिटी क्या होगी, VCM हमारी 0 ही रहेगी। ठीक है, खैर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये खैर सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड इतना क्वेश्चन काफी है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा सिंपल यही फॉर्मूला लगा देना है आपको कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंजिंग होनी है, कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला पार्टिकल इस वेलोसिटी से गया, दूसरा वाला पार्टिकल इस वेलोसिटी से गया, तो सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी। तो अगर खुद का अंदर वाला फोर्स है तो वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, अगर रेस्ट में था तो वो 0 हो जाएगा, बाकी अगर स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी थी तो वही रहेगी। ठीक है ना, और अगर बाय द वे उसको कुछ वेलोसिटी मिली है सेंटर ऑफ मास को, कहीं बाहर से फोर्स लगा करके कुछ दिया गया है, तो वैसे सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला लगा देना है कि dVCM इज इक्वल टू m1 dV1 प्लस m2 dV2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगा देना, आराम से सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, खैर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड इतना काफी है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड इसमें इससे ज्यादा और कुछ खास क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए क्या सब क्वेश्चन होता है, एक दो क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर है, कोई ये स्क्वायर है, इसका मान लीजिए कि नाम है आपका ABCD। ठीक है, और इसके सारे कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल बैठा हुआ है।
जिसका मास m है, मास m है, मास m है, और यहां पे भी मास m है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ध्यान रहे कि ये चारों पार्टिकल जो है इसी में मास है, बाकी ये जो लेंथ है इसमें कोई मास वगैरह नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ऐसी एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस ए से होके जा रही है और साथ ही साथ बीडी के पैरेलल है। तो बीडी आपका ये बनता है, ठीक है, और इसके पैरेलल इससे एक्सिस ये जा रही है, जिसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज पी क्यू। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो देखिए इसमें भी वही काम है, हम क्या करेंगे, बीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे, और बीडी के अबाउट जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बीडी के पैरेलल आपको पहले ही कंडीशन में दे दिया है कि पी क्यू जो है आपका पैरेलल टू बीडी है। ठीक, तो आपको आई पता करना है अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बीडी के अबाउट पता करेंगे। तो अगर हम बीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने जा रहे हैं, अगर हम इस बीडी के अबाउट पता करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम रीड्रॉ करते हैं इस फिगर को। ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी एंड डी, ये हमारा है बीडी, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने जा रहे हैं। तो ये दोनों जो मास है ये दोनों बीडी पे है, तो इसका तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं, बाकी बचा ये वाला मास और ये वाला मास। ठीक, तो इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, किसके अबाउट, बीडी के अबाउट। कितना होगा, तो हम सिंपल जानते हैं, पहले हम ए का निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई बी डी ऑफ पार्टिकल एट ए पर जो पार्टिकल बैठा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं बीडी के अबाउट। ठीक है ना, तो आई बी डी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ए ओ है, तो ये ए ओ हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं क्या, ए ओ स्क्वायर। अब हमारा टारगेट क्या बन गया, ए ओ स्क्वायर हमें नहीं पता है, अब हमें पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता होगा, देखिए ये लेंथ जो आपको दे रखा है ना, एक चीज इसमें इस क्वेश्चन में हमसे मिसिंग रह गई कि इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ होगा, लेंथ आपको एल दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये लेंथ एल है, ठीक, तो ये भी एल होगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये एक तरह का डायगोनल बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, दैट इज कुल मिलाकर के बी डी जो होगा आपका, बी डी बराबर हो जाएगा आपका एसी, चूंकि स्क्वायर का डायगोनल आपस में इक्वल होता है, बराबर हो जाएगा आपका क्या, √2l के। ठीक, अच्छा अब आपको क्या चाहिए, ए ओ चाहिए। ए ओ जो होगा आपका, ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगा। ठीक, और जितना ए ओ होगा उतना ही सी ओ होगा, यानी जितना यहां से यहां होगा उतना ही यहां से यहां होगा। ठीक है ना, ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी के, मतलब ये हो जाएगा √2l/2। ठीक है, इतने के बराबर। तो अब ये वैल्यू हम सी ओ की ला करके यहाँ पे पुट कर देते हैं आराम से। ठीक है ना, ये चीज आपको रफ में मैं समझाने के लिए बताया हूं। तो ये यहाँ पर लाके हम पुट करेंगे तो m इंटू ए ओ का स्क्वायर मतलब √2l/2 का स्क्वायर। ठीक, यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा m इंटू 2l/4 दैट इज 2l²/4 दैट इज ml²/2। ठीक है ना, इतना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल एट ए अबाउट द एक्सिस बीडी। तो अब देखिए इसमें क्या है अब इसमें क्या है कि यहां पर दो पार्टिकल है। ठीक, एक पार्टिकल ए पर है और एक पार्टिकल एम पर है। ठीक, तो दोनों पार्टिकल की वजह से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले आई बी डी, टोटल आई बी डी जो निकाले तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ml²/2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ml²। ठीक, यानी बीडी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल गया वो क्या मिल गया, ml² मिल गया। अब हमें तो असल में निकालना है PQ के अबाउट। ठीक है ना, तो PQ के अबाउट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आई पी क्यू इज इक्वल टू आई बी डी प्लस mr²। यहां पर अब क्या है, पूरी यहाँ पर जो mr² होता है पूरी बॉडी का मास होता है, तो पूरी बॉडी का मास कितना है हमारा 4m।
इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी यानी ये और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या निकाला था, √2l/2। तो ये हमारा हो गया √2l/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा IBD हमारा कितना आ चुका है, ml² आ चुका है, ml² प्लस 4 इंटू m इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना 2l²/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा ml² प्लस 2ml², दैट इज इक्वल टू 3ml²। ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर अबाउट द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द A एंड पैरेलल टू द BD। दिस इज आवर आंसर, राइट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दो क्वेश्चन खैर अच्छा है, इन्हीं दो का बस आप इस्तेमाल कीजिए, इन्हीं दो को अच्छे से देखिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों जो है मैंने देखा है, जो पिछले 8-10 साल का मैंने क्वेश्चन उठाया उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खैर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। खैर इसके बाद आपको हम एक और क्वेश्चन कराते हैं टॉर्क से रिलेटेड, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मान लीजिए कि ये कोई आपका एक XY प्लेन है, ये Z मतलब XYZ प्लेन है, इसमें एक फोर्स लगाया जाता है -F के। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस फोर्स की वजह से आपको टॉर्क पता करना है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट 1,-1। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पता करना है। अगर इस पे जो फोर्स लगा है और फिर ये फोर्स कहां पे लगा है, ओरिजिन पे लगा है, और जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है -F है। तो सबसे पहले देखिए टॉर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ठीक। तो हमें पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट के हिसाब से जो है ना हम पोजीशन वेक्टर यानी R पता कर सकते हैं, और R हम पता करेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए इसको पीछे की तरफ खींचिए, तो ये 1-1 कहां पे बनेगा, यहाँ पे आकर के बनेगा 1, और यही हमारा एक तरह से पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक। और इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कैप माइनस J कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x के अलोंग जो है वो 1 है और j के अलोंग -1 है, तो कुल मिला के I कैप माइनस J कैप हो जाएगा हमारा। ये सब तो मतलब सेकंड चैप्टर में पढ़े रखे होंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कंफ्यूजन है तो फिर तो कंपटीशन वाला सेक्शन देखो ही मत, ठीक है। खैर तो कुल मिला के हमारा टॉर्क है, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस F। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी I कैप माइनस J कैप क्रॉस -F K कैप, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, F को हम बाहर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा I कैप क्रॉस या -I कैप क्रॉस K कैप, और इस वाले यानी J और K का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं प्लस J कैप क्रॉस K कैप। इसको हम और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा F इंटू, इसको हम लिख सकते हैं K कैप क्रॉस I कैप। देखिए हमने ये K क्रॉस I किया तो ये I का जो है ना माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, J क्रॉस K। तो ये क्या बनेगा F इंटू, अब K क्रॉस I करते हैं तो K क्रॉस I हमारा क्या होता है, J होता है। यानी अगर आप इसको, अगर आपको याद होगा तो ये होता है जैसे I, ये होता है J और ये होता है K। तो जब हम I क्रॉस J करते हैं तो हमें क्या मिलता है, K मिलता है। जब J क्रॉस K करते हैं तो हमें क्या मिलता है, I मिलता है। और K क्रॉस I करते हैं तो क्या मिलता है, J, और इसी तरह से J क्रॉस K करते हैं तो I, ये सब कुछ। तो अभी हमारा क्या है, K क्रॉस I। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, J मिलेगा। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं J कैप प्लस
जब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, आई। तो हम यहां लिख देते हैं आई। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के हमारा यही आंसर हो जाएगा एफ इंटू आई कैप प्लस जे कैप। यही ऑप्शन में होगा दिया हुआ, इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टॉर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। टाइम है ना अभी? हाँ, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है, ये एक कोई व्हील है और ये व्हील जो है मतलब ग्राउंड पे लुढ़क रहा है। ठीक, और इसकी ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2 + 4t²। ठीक है, यानी ओमेगा का जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 + 4t² दिया हुआ है। तो आपको पता ये करना है कि देन व्हाट डिस्टेंस इट कवर बिटवीन टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको पता करना है। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास ओमेगा का दिया हुआ है, तो ओमेगा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब आ जाएगा तो इसका अच्छा कुछ ना कुछ रेडियस दिया हुआ होगा आर। ठीक है, तो फिर वहां से थीटा का जो हम निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, S/R होता है। तो आर थीटा करके हम S निकाल सकते हैं, यानी लीनियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा अभी टारगेट क्या होगा, इस ओमेगा के हेल्प से किसी तरह थीटा पता करें। अब थीटा कैसे पता होगा, तो हम जानते हैं ओमेगा के लिए इक्वेशन जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू असल में आपका होता है d(θ/dt)। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सीधा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू d(θ/dt)। तो यहां से अगर हम देखें तो ये d(θ) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू dt। ठीक, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर लगाएंगे तो कुछ ऐसा लगेगा। ठीक, थीटा कहां से लेकर के, 0 से लेकर के थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये टाइम कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 3 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 तक के बीच में आपको पता करना है। तो ये तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 2 से लेकर के 3, और ओमेगा की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 2 + 4t² dt। ठीक है, और कुल मिलाकर के अगर आप इसको कीजिएगा तो आपको ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 3 2dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर के 3 4t² dt। ठीक है, अब इसमें तो 2 आपका बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको t मिलेगा। कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 बाहर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा t³ इसका इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 3। ठीक है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इतने के बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप रखेंगे वैल्यू तो ये आपका हो जाएगा, t की जगह एक बार 3 रख दीजिएगा, माइनस एक बार 2 रख दीजिएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस 4 इंटू आप t की जगह 3 रखेगा तो 3 3 जा 9 3 जा 27/3 कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक बार आपको क्या करना है, 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, कुल मिलाकर के ये आपका हो जाएगा 2 + 4/3। ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 6 + 4 10/3। ठीक है ना, यानी थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इतना रेडियन। ठीक है, अब आपको असल में तो निकालना है s, तो s इज इक्वल टू आपका होता है थीटा इंटू आर, तो दैट इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 10/3 इंटू रेडियस को r ही मान के चलिए तो r, यानी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा वो 10/3r के बराबर होगा। अगर इस r की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा, जैसे सपोज अगर 9 दे देता है तो ये हो जाएगा क्या, 10/3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर आंसर आ जाएगा। ये 9 मीटर का अगर रेडियस है तो। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। खैर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है
एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बस इस वीडियो को आज के लिए क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर का रेडियस है r, ठीक है, और इस सिलेंडर का मास है m, और इसके ऊपर क्या किया गया है कि किसी स्प्रिंग को इसके ऊपर माउंट कर दिया गया है, मतलब इस पे बांध दिया गया। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे हमने क्या किया, धागा को लपेट रखा है इस पे, ठीक है, और धागा को लपेट करके नीचे में एक m मास को लटका दिया गया। इस सिलेंडर का भी मास m है और इस पे धागा हमने लपेटा और लपेट करके नीचे भी एक m मास को लटका दिया। तो कैसे लटकाया, कुछ इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे एक मास m नीचे लटक रहा है और इस सिलेंडर का भी मास m है, सिलेंडर का रेडियस r है, और मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में आपको ये पता करना है कि ये m मास किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस m मास को देखें तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा जिसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, mg के बराबर, और एक फोर्स टेंशन काम कर रहा होगा जो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर भी क्या, इस सिलेंडर पे भी जो है ना, मतलब यहाँ से जो ये धागा जो जस्ट इसके कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पर भी हम एक तरह से टेंशन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि टेंशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जैसे ही नीचे आएगा, जैसे इसमें बांधा हुआ धागा ये नीचे जाएगा, तो ये तो फिक्स है अपने एक्सिस पे, तो ये रोटेट करना इसे शुरू कर देगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो इसका मतलब जो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा वही यानी इसको कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा जिसको कि हम अल्फा बोल सकते हैं, और ये अल्फा बराबर क्या होता है, a/r होता है, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसको अल्फा मिलेगा एक्सेलरेशन, जिसको कि हम a/R लिखिए क्योंकि रेडियस कैपिटल R है, इतने के बराबर होगा। और वही एक्सेलरेशन इसको मिलेगा यहाँ पर, यानी कि इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना होगा, a होगा, ठीक है। इसका जो होगा मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और इसको कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, a एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो खैर, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट, चूंकि हमारा एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है a = α r होता है, तो इसलिए हमने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो खैर, अब इस चीज को हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो यहाँ पर अगर इस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस बॉडी का हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इस पे हमें मिलेगा कि mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और ये m × a ये नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि mg - t = ma, हमारा ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और यही a हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अब आइडिया ये है कि इस टेंशन को हमें हटाना है, मास के टर्म में बताना है या g के टर्म में बताना है। तो हमें ये t अगर हमारा हट जाता तो हमारा काम हो जाता। तो अब इस t को हटाने के लिए हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। अब आइडिया सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये t जब यहाँ पे काम कर रहा होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, और ठीक है ना, और उस टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क = वेक्टर r क्रॉस t। यहाँ पर t क्या एक फोर्स है, और उस फोर्स की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, r क्रॉस t। अब टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, और वो होता है हमारा I अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि बराबर होगा I × अल्फा के, ठीक है ना। अब अल्फा से हम रिलेट करके किसी तरह से a को t को a के टर्म में इक्वेशन दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये कुल मिला के हो जाएगा r क्रॉस t = a। अब सॉरी I जो होता है हमारा सिलेंडर का वो होता है mr² अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है ना। mr² × अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a/r, ठीक है। तो ये r से एक तरह से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या बना, r क्रॉस t = mr क्रॉस a, यानी r से r एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, और t बराबर हमारा हो जाएगा ma, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारी आ गई कितने, ma के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि mg - ma = ma, और कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा mg = ma + ma, यानी कि आप कह सकते हैं mg = 2ma, और यानी m से m तो कैंसिल हो जाएगा, आप कह सकते हैं a = g/2, यानी ये जो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, g/2 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा।
ये भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, रात भी काफी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन ये है कि ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इसकी हाइट जो है वो h है। ठीक, और ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है। एक एस्फेयर है जो लुढ़कता हुआ v वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक, और आता है और ये लुढ़कता हुआ आकर के इस तरह से आता है और आकर के इस पे चढ़ने की कोशिश करता है बेचारा। क्वेश्चन ये है कि इसको इस पे चढ़ जाना है, पूरा पूरा क्लाइंब करना है हाइट तक, यहां तक इसको पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वहां तक पहुंच जाए? ठीक है ना, इस v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये वहां तक पहुंच जाए? तो देखिए, जब ये रोलिंग करता हुआ आ रहा है तो इसके पास दो एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये घूमता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा तो उस पीक पे जाकर के रुकेगा कुछ देर। तो इसका मतलब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी रोटेशनल या ट्रांसलेशनल है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? mgh में, यानी पोटेंशियल एनर्जी में। तो उस पीक तक पहुंचने के लिए इसकी काइनेटिक, यहां पर अगर देखेंगे इस हाइट पे जब पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगी? mgh के बराबर हो जाएगी। तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होनी है इस mgh में। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी तो हो कि इस mgh के बराबर हो सके। तो काइनेटिक एनर्जी या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या एटलीस्ट इसके बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के ये उस हाइट पे पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, तो एक है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा बराबर होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू mgh। अब देखिए, हमें इस v वेलोसिटी को पता करना है, तो इस v को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कुल मिलाकर के। सॉरी, v तो हमें चाहिए, हमें ये i और ओमेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/2 इंटू आई। क्या चीज है? ये एस्फेयर है। एस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस जो होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर होता है v/r, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? v²/r स्क्वायर। ठीक, प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ठीक, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आपका बना क्या? 2/10 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। देखिए, दोनों साइड m है तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अब आपका क्या? ये बचेगा 2/10 v स्क्वायर प्लस 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू gh। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा आपका क्या? 2v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू gh। यानी कि आप कह सकते हैं 7v स्क्वायर इज इक्वल टू 10gh। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका v स्क्वायर होगा वो हो जाएगा क्या? 10/7 gh। यानी v बराबर हो जाएगा √10/7 gh। यानी ये वेलोसिटी कम से कम 10/7 gh। अगर ये g की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं तो यानी 100/7 h के बराबर होगा। और h की वैल्यू अगर मान लीजिए 7 दे देगा, थोड़ी देर के लिए दे देगा कि ये h की वैल्यू 7 है, ठीक है ना, और g बराबर आप 10 रखिए। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में ये वेलोसिटी कितना निकल के आएगा? √10/7 इंटू 7 इंटू 10, यानी 7 से 7 कैंसिल, यानी √100 बराबर 10। यानी 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो ये 7 मीटर ऊंचा अगर होगा ना
तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तब जाकर के वहां पीक पे पहुंचेगा। नहीं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि इसकी वेलोसिटी कम से कम √10/7 GH के बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के उतना पहुंचेगा, या नहीं तो इससे बड़ी होनी चाहिए या कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन लगा देते तो भी सही था, या इक्वल टू का लगाए तो कम से कम पता चल गया, नहीं तो इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, खैर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे।